गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है चैप्टर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड, जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। आप लोगों को आज का टॉपिक बताना है प्रोटिस्टा या प्रोटिस इसको लिखा जाता है। चाहे आप प्रोटिस्टा लिखो चाहे प्रोटिस लिखो। तो चैप्टर 2 में आप लोगों को बताया गया था 5 जगत वर्गीकरण कि 5 जगत वर्गीकरण क्या है। तो 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने दिया था। ये आप लोगों को पहले भी बताया गया कि 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने दिया था। तो उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण जो दिया था, पहला मोनेरा दिया था, दूसरा प्रोटिस्टा दिया था, तीसरा कवक और चौथा था बाधव और पांचवा जंतु। ये 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने दिया था, जिसको आपको पहले बताया गया कि मोनेरा के बारे में। मोनेरा में के एग्जाम्पल में बताया गया था आप लोगों को कि इसमें जीवाणु आते हैं, नीलहरित शैवाल आते हैं और माइकोप्लाज्मा आता है। ये मोनेरा आप लोगों का खत्म हो चुका। आज आपको बताना है कि प्रोटिस्टा को किस संघ में रखा गया, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, उनमें पोषण किस प्रकार का होता है, वो जनन किस प्रकार से करते हैं, ये सब आपको आज बताना है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो आज आप दूसरा जगत पढ़ेंगे, जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा में आज आप लोगों को पढ़ना है कि जगत प्रोटिस्टा में जो जंतु आते हैं, जैसे इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं। पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम आता है, ये सब जंतु आते हैं। तो आप लोग को इनके बारे में पढ़ना है कि इनमें किस प्रकार का वास स्थान पाया जाता है, इनकी शेप साइज कैसी होती है, इनमें लोकोमोशन किस प्रकार का होता है और ये इनमें उत्सर्जन किस प्रकार का होगा और ये जनन किस प्रकार से करेंगे, ये आपको पढ़ना है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोटिस्टा है क्या। प्रोटिस्टा को ही प्रोटोजोआ कहा जाता है, प्रोटोजोआ। तो ग्रीक वर्ड में प्रोटोजोआ मीन्स प्रोटोजोअन्स मीन्स होता है फर्स्ट एनिमल, या कह सकते हैं वेरी फर्स्ट। और एनिमल मीन्स जंतु। प्रोटिस्टा में ऐसे जंतु आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो वेरी फर्स्ट का मतलब होता है जो सबसे पहले, वेरी मीन्स बहुत ज्यादा, फर्स्ट मीन्स पहले, जो जंतु सबसे पहले पृथ्वी पर आया है वो कौन सा जंतु है, प्रोटोजोआ। लेकिन प्रोटोजोआ से पहले आपने मोनेरा के बारे में पढ़ा था, लेकिन मोनेरा को ये डिस्क्राइब नहीं किया गया था कि ये जो पृथ्वी पर सबसे पहले जंतु आया था। लेकिन यहाँ पे प्रोटिस्टा को बताया गया कि वेरी फर्स्ट, ये सबसे पहला पृथ्वी पर आने वाला जंतु है। और ये पाया कहाँ जाएगा, समुद्रों में पाया जाएगा, झरनों में पाया जाएगा, तालाबों में पाया जाएगा और झीलों में पाया जाता है इसका वास स्थान। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखा किसने था, एंटोनी वान ल्यूएनहाग ने देखा था। सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूएनहाग ने इसे देखा था प्रोटोजोआ का, लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि ये प्रोटोजोआ है, सिर्फ इन्होंने इसे देखा था। फिर इसके बाद गोल्डफस
गोल्डफस्ट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे प्रोटोजोआ नाम दिया। देखा था एंटोनी वान ल्यूएनहॉक ने, लेकिन इसको जो प्रोटोजोआ नाम दिया था किसने दिया था? गोल्डफस्ट ने दिया था। जो प्रोटोजोआ की जितनी भी जातियां हैं अभी तक देखी गई हैं और मृत्यु हैं, कुछ जीवित हैं और कुछ विलुप्त हो चुकी हैं। तो 35,000 जातियां जो हैं अभी जीवित जातियां हैं। और 35,000 ही विलुप्त जातियां हैं। तो जो प्रोटिस्टा है, सबसे पहले प्रोटिस्टा को किसने देखा था? एंटोनी वान ल्यूएनहॉक ने। और इसको प्रोटिस्टा नाम किसने दिया? गोल्डफस्ट ने दिया। और जो प्रोटिस्टा की जीवित जातियां हैं वो 35,000 हैं और जो विलुप्त जातियां हैं वो भी 35,000 हैं। 70,000 जातियां इसकी ज्ञात है, लेकिन 35 जो जातियां हैं वो जीवित हैं और 35 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ये इतना था कि प्रोटिस्टा के बारे में किसने देखा था, इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, फिर इसको प्रोटिस्टा नाम किसने दिया था। अब आपको पढ़ना है प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर। प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर कौन कौन से? ये रहता कहाँ है, इसमें पोषण किस प्रकार से पाया जाता है, ये सब इसमें आपको जानना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में जानते हैं वासस्थान, कि ये कहाँ पे रहता है। हैबिटेट, ये समुद्र, तो इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, पहला वासस्थान आता है कि ये कहाँ पे अपना जीवन यापन करता है। ये समुद्र, झीलों, नदियों, झरनों तथा कुछ नम स्थानों पर भी रहकर अपना जीवन यापन करता है। दूसरी बात आती है इसमें ये जो प्रोटिस्टा जगत के हैं ये एक कोषीय होते हैं। ये एक कोषीय जीव है और इसमें आपने को पहले बताया गया जो एक कोषीय जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये एक कोषीय जीव होते हुए भी प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है। ये एक कोषीय है, यूकैरियोटिक है। यू का मतलब होता है, आपको बताया गया है सत्य, जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है वही यूकैरियोटिक जीव होता है। तो सत्य केंद्रक पाया जा रहा है, तो सत्य केंद्रक पहले केंद्रक कला होगा। केंद्रक कला के अंदर इसमें केंद्रक कला से ढका हुआ, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। अगर यही केंद्रक कला नहीं इसके ऊपर पाई जाती तो यूकैरियोटिक ना होता, ये प्रोकैरियोटिक होगा। केंद्रक कला के आवरण के कारण इसे यूकैरियोटिक कहा गया है। ये एक कोषीय होते भी ये यूकैरियोटिक है। वासस्थान के बाद जानना है कि आकृति यौन माप इसका कैसा होता है। आपने पैरामीशियम का भी फिगर देखा होगा, यूग्लिना भी देखा होगा, और जो इसमें प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के बारे में भी जाना होगा कि प्लाज्मोडियम कैसा होगा। प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसमें अपने वाहक को छोड़ देती है। परजीवी होती है ना,
तो आपको अगर एनाफ्लीज जो मादा मच्छर होती है काट लिया तो आपको मलेरिया बुखार हो जाता है मादा मच्छर के काटने पर, जो किसका वाहक है, प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया मच्छर जो लेडीज मादा मच्छर होती है छोड़ता है। तो आपको इसमें देखना है आकृति एवं माप, ये किस आकृति की होती है। आपने पैरामीशियम को देखा होगा, वो चप्पल के आकार की होती है। घंटीनुमा, इनकी बहुत सी शेप और साइज होती है। पैरामीशियम अलग साइज का होगा, यूग्लिना अलग साइज का होगा, प्लाज्मोडियम अलग होगा, ये सब। और अमीबा जो होता है, इसी संघ में अमीबा को रखा गया है। अमीबा की आकृति कभी निश्चित नहीं रहती, वो अलग अलग आकृति उसकी होती रहती है। तो अब आकृति के बाद आप जानेंगे कि इसमें जो शारीरिक संरचना होती है कैसी होती है। तो जो जगत प्रोटिस्टा में जीव रखे गए हैं उनकी शारीरिक संरचना, इन जंतुओं में शारीरिक संरचना जीव द्रव्यी स्तर में होता। आपको बताया गया था कि न्यूक्लियस जो होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है जीव कोशिका कला के अंदर होता है। ये केंद्रक कला है ना, केंद्रक कला के अंदर होता है। और इसके अंदर जो होता है इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जिसके कारण अगर यही प्रोटोप्लाज्म इससे निकाल दिया जाए, इस कोशिका से बाहर सारे प्रोटोप्लाज्म को निकाल दिया जाए जीव द्रव्य, तो क्या होगा, ये अगर प्रोटोप्लाज्म इसमें से निकल गया, जो कोशिका जीवित है वो जीवित नहीं रह जाएगी, वो तुरंत डेड हो जाएगी। प्रोटोप्लाज्म के ही कारण ये जो कोशिका है ये जीवित रहती है। तो इनकी जो संरचना होती है, कोशिका शारीरिक संरचना कोशिका द्रव्य के द्वारा बना होता है। अगर यही कोशिका द्रव्य को निकाल दिया जाए तो इसकी संरचना जो होगी ये नष्ट हो जाएगी। जैसे हम लोगों का शरीर है, हम लोगों में हड्डियां हैं, मांस है। अगर हड्डियों को निकाल दिया जाए आपके शरीर से तो आपकी हड्डियां कैसी हो जाएंगी, हड्डियों को निकाल दिया जाएगा तो हड्डियां रह ही नहीं जाएंगी। शरीर को आकृति आपके मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि शरीर आपका जो शरीर होगा पॉलीथीन की तरह एक स्थान पर सिकुड़ के रह जाएगा। हड्डियों की वजह से आप खड़े हैं, चल फिर सक रहे हैं, गति कर रहे हैं। मांसपेशियों का भी योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान हड्डियों का है। हड्डियों के कारण आपका शरीर जो है वो कठोर है। तो यही शारीरिक संरचना इनकी होती। अब आपको देखना है कि गमन, ये गमन किस प्रकार करते हैं। जो प्रोटिस्टा के जंतु होते हैं गमन किसके किसके थ्रू करेंगे। जो इसमें जंतु रखे गए हैं यूग्लिना, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है इसमें पैरामीशियम, ये सिलिया के द्वारा गति करता है, ये सिलिया के द्वारा गति करता है। फिर आता है यूग्लिना, इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। ये फ्लैजेला के द्वारा गति करते हैं। जैसे अमीबा, इसमें प्यूसिडोपोडिया पाया जाता है, जिसके थ्रू ये गति करते हैं। अलग अलग जंतु में अलग अलग अंग पाए जा रहे हैं जिसके थ्रू ये गति करते हैं, चाहे यूग्लिना हो, चाहे पैरामीशियम हो, चाहे अमीबा हो। लोकोमोशन के बाद आता है कि पोषण। इनमें पोषण किस प्रकार का पाया जाता है। जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें न्यूट्रिशन किस प्रकार का पाया जाता है। ये स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं।
जो इसमें प्रोटिस्टा के जंतु होंगे वह स्वपोषी होंगे और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी जो जंतु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है उसमें क्या पाया जाएगा? पर्णहरित पाया जाएगा। जब तक क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा कोई भी चाहे जंतु हो या पौधा हो वो अपना भोजन नहीं बना पाता। अब परपोषी भी होते हैं। परपोषी का मतलब होता है जो दूसरे जीवों पर निर्भर हो। जो दूसरे जीवों पर निर्भर होता है उसी को परपोषी कहते हैं। या तो आप बोल सकते हैं वह जीव जो स्वपोषी के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं, स्वपोषी से अपना भोजन लेते हैं, वही परपोषी कहलाते हैं। लेकिन एक जंतु ऐसा है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो स्वपोषी भी है, परपोषी है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जीव है प्रोटिस्टा संघ में जो स्वपोषी और परपोषी दोनों के बीच का है। तो आप बताएंगे यूग्लिना जो होता है एक ऐसा जंतु है जो स्वपोषी और परपोषी दोनों है। इसमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको बताया गया कि ये समुद्र, झरनों, नदियों, तालाबों आदि में पाया जाता है। तो यूग्लिना जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर जब प्रकाश संश्लेषण उपस्थित है तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेगा, तो वहां पे ये स्वपोषी होगा। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण अब्सेंट हो जाए, अगर प्रकाश संश्लेषण अब्सेंट हो जाता है तो ये यूग्लिना जो होता है, जो इसके आसपास के जीव होते हैं उनको अपना भोजन बना लेता है। यूग्लिना अगर उसके पास प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है तब तो वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी वहां पे है। लेकिन अगर प्रकाश नहीं उपस्थित है, ये अपना भोजन, इसको भोजन चाहिए प्रकाश डेली, अगर प्रकाश नहीं उपस्थित है तो ये यूग्लिना दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन खुद दूसरे जीवों को मारकर खा लेता है, दूसरे जीवों को ये खा लेगा। तो कहा जा सकता है कि जो यूग्लिना होता है स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का होता है। तो आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। यूग्लिना स्वपोषी और परपोषी के बीच की कड़ी है। अब आपको पढ़ना है कि इनमें श्वसन किस प्रकार से होता है। रिस्पायरेशन जो प्रोटिस्टा संघ है उसमें किस प्रकार से होता है। ये श्वसन क्रिया जो होते हैं शारीरिक सतह से करते हैं। इनके सतह पर सिलिया पाई जाती हैं। पैरामीशियम जो होता है चप्पल के आकार का होता है, इसी शेप का होता है पैरामीशियम। तो ये जब श्वसन करते हैं तो ये अपने शारीरिक सतह से करते हैं। ये जो इनका शारीरिक सतह है यहीं से ये रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करेंगे। कभी कभी आप भी अपने शारीरिक सतह से ही रिस्पायरेशन करते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपके जो लंग्स हैं, लंग्स में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो आपकी स्किन जो होती है वातावरण से, शारीरिक सतह जिसे कहते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने लगती है और ऑक्सीजन की पूर्ति करने में सहायता करती है। तो इनमें ये एक कोष की जीव है, यूकैरियोटिक हैं, लेकिन इनमें अभी तक जो प्रोटिस्टा जंतु के हैं ये बहुत निम्न कोटि के जंतु हैं। इनमें अभी तक लंग्स नहीं पाया गया, कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो हम लोगों में पाया जा रहा है, हायर एनिमल में इनमें पाया जा रहा है। ये एनिमल होते हुए भी इनमें अभी न लंग्स आए हैं, न हार्ट आया है, कोई भी ऐसा नहीं, न बोन्स है, न मांसपेशियां। तो ये अपने शारीरिक सतह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। श्वसन जो करेंगे अपनी शारीरिक सतह से, यहाँ से ये श्वसन करेंगे। इसके बाद आता है, श्वसन के बाद आता है
उत्सर्जन, ये उत्सर्जन किस प्रकार से कर सकते हैं? प्रोटिस्टा में उत्सर्जन जो होता है सामान्य रूप से विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। इसमें उत्सर्जन जो होगा विसरण या कह सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। इसमें जो ये पदार्थ नाइट्रोजनी पदार्थ जो नाइट्रोजन गैस निकलते हैं उसको अमोनिया फॉर्म में चेंज करके ये इसका उत्सर्जन करेंगे, जो उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे। अगर ये मान लीजिए अगर ये भोजन जो चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, अगर वो भोजन ग्रहण कर रहा है तो उसको उत्सर्जन करना पड़ेगा। अगर वो भोजन ग्रहण करने के बाद भी उत्सर्जन नहीं कर रहा है तो उसमें विषाक्त पदार्थ बन जाते हैं, और जब विषाक्त पदार्थ बन जाते हैं तो उनका डेड हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो विसरण होती है नाइट्रोजनी अम्ल को अमोनिया अम्ल में कन्वर्ट करके ये उत्सर्जन करता है। लास्ट आता है जनन। इसमें जनन एसेक्सुअल और जो प्रोटिस्टा के जंतु होते हैं उनमें जनन रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन दोनों होता है। इसमें कुछ जंतु होते हैं उसमें सिर्फ अलैंगिक जनन होता है, अधिकतर पादपों में सिर्फ अलैंगिक जनन होता है, लेकिन जो प्रोटिस्टा संघ के जंतु हैं उनमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। ये दोनों प्रकार के जनन होते हैं। अब ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ कि जो प्रोटिस्टा है उसके जनरल कैरेक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, जो मुख्य लक्षण इसके हैं वो कौन कौन से हैं। आपने पढ़ा कि आवास इसका जो आवास होता है ये कहाँ पे रहता है। दूसरा आपने पढ़ा कि ये किस प्रकार की शेप साइज इसकी कैसी होती है, आकृति कैसी होती है। इसके बाद आपने पढ़ा शेप साइज के बाद आपने पढ़ा कि इसकी शारीरिक संरचना कैसी होती है। फिर आपने गमन पढ़ा, पोषण पढ़ा, श्वसन पढ़ा, उत्सर्जन पढ़ा और जनन पढ़ा। जो जीव होता है उसके जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं संपन्न होती हैं, उसके बारे में इतना आपने पढ़ा। अब आपको पढ़ना है कि जो प्रोटिस्टा संघ को कितने भागों में बांटा गया है। प्रोटिस्टा संघ को 5 भागों में बांटा गया है। तो प्रोटिस्टा जगत में 5 प्रकार के जंतु जो होते हैं, पहला है 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डायनोफ्लेजिलेट, तीसरा है यूग्लिनॉइड, चौथा है अपवंग कवक, लास्ट है प्रोटोजोन्स। तो इन 5 संघों में इसको बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट में जो एग्जाम्पल रखा गया है डायटसम है जो सुनहरे शैवाल होते हैं। दूसरा है डायनोफ्लेजिलेट जो होते हैं, इसके जो एग्जाम्पल इसमें जो प्रोटिस्टा जंतुओं को रखा गया है वो है गोनियोलैक्स, जिसे कहा जाता है लाल डायनोफ्लेजिलेट। तो तीसरा है यूग्लिनाइड, जिसमें यूग्लिना को रखा गया है। चौथा है अपवंग कवक, स्लाइम मोल्ड, जिसमें मिक्सीडिमा को रखा गया है। और पांचवा आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को 5 भागों में बांटा गया है।
पहला है अमीबॉयड प्रोटोजोन्स, जिसमें अमीबा को रखा गया। अमीबा से रिलेटेड जितने भी जंतु हैं, जैसे अमीबा है, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, इन सबको इसमें रखा जाएगा अमीबॉयड प्रोटोजोन्स में। दूसरा आता है फ्लैजिलेटेड, जिसमें ट्रिप्नोसोमा को रखा गया है। चौथा है सीलिएटेड, जिसमें पैरामीशियम को रखा गया। लास्ट आता है स्पोरोजोन्स, जिसमें प्लाज्मोडियम को रखा गया है। आपको इससे पहले बताया गया था कि गमन, जिसके द्वारा कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा जंतु गमन कर रहा है प्रोटोजोआ संघ में जो जंतु। अमीबा प्रोटोजोन्स, अमीबा को बताया गया था कि प्यूसोपोडिया के द्वारा गमन कर रहा है। अगर फ्लैजलेट की देखें, ट्रिप्नोसोमा फ्लैजला के द्वारा गति कर रहा है। सीलिएटेड पैरामीशियम जो होता है सिलिया के द्वारा गति कर रहा है। स्पोरोजोन्स ये प्लाज्मोडियम जो ये किसके द्वारा गति कर रहा है, स्पोरोजोन्स होता है, इसमें स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम को रखा गया। तो दो ऐसे जंतु हैं जिनको उनके गमन के आधार पर रख दिया। फ्लैजलेटेड ट्रिप्नोसोमा जो होता है फ्लैजला के द्वारा गति कर रहा है। सिलिएटेड पैरामीशियम जो है सिलिया के द्वारा गति करना। अब आपको इसमें से जो 5 भागों में प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड, अपवन कवक और प्रोटोजोन्स, इनके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना है कि क्राइसोफाइट्स किसे कहते हैं, डायनोफ्लैजलेट किसे कहते हैं, यूग्लिनॉइड किसे कहते हैं, अपवन किसे कहते हैं और प्रोटोजोन्स किसे कहते हैं। तो आपको बताना है क्राइसोफाइट, जो आज नहीं बताया जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।